आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 22 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। बॉर्डर पर चीन से बातचीत जारी, रूस रवाना हुए राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ जी की इस यात्रा के दौरान रूस से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो जरूरी उपकरण, गोला बारूद, साजो सामान है, उसको हवाई जहाज के जरिए भारत को दिया जाए। मोदी के नाम मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर विवाद, बीजेपी ने याद दिलाई राष्ट्रीय एकता। प्रधानमंत्री मोदी से चीन की स्थिति पर भारत का जो स्टैंड रहा है, जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आया है, उन सबके ऊपर उन्होंने अपना एक पत्र लिखा है। 4.25 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमण के मामले, दूसरे नंबर पर दिल्ली। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर कोर कमांडर स्तरीय बैठक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रथ यात्रा को अनुमति दे दी है, मगर शर्तों के साथ रथ पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हुए, जहां पर वो रूस विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार होम क्वारंटीन के हर मरीज को ऑक्सीजन पल्स मीटर देगी, ताकि ऑक्सीजन रेट कम होने पर मरीज जिला प्रशासन से संपर्क कर सके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई पर 2 कारों के बीच हुई भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जूना अखाड़ा लखनऊ के महंत सोमेश्वर गिरी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन और सीमा बंद होने से फंसे 748 भारतीयों की गुरुवार से स्वदेश वापसी होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी हुई। चीन में कानून बनाने वाले शीर्ष निकाय ने इस महीने के अंत में 3 दिन के सत्र के आयोजन की घोषणा की है और बॉलीवुड में गुटबाजी और नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस के बीच गायक सोनू निगम ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर भी निशाना साधा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच आज भी सरहद पर बातचीत हुई है। ये बातचीत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन की तरफ से हुई। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद को शांत करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल सका है। 1 सप्ताह पहले ही भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। तनाव के इस माहौल में भारत में चीन के प्रति आक्रोश भी भड़क रहा है। वैसे तो दोनों देशों के बीच सालाना $100 अरब से ऊपर का कारोबार होता है, लेकिन अब भारत में लोग चीन के उत्पादों का बहिष्कार अभियान चला रहे हैं। आज जयपुर में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। गलवान घाटी की गूंज अब पूरे भारत में सुनाई देने लगी है। जयपुर में व्यापारियों ने फैसला किया है कि अब हर दुकान में चाइनीज सामान के बहिष्कार करने का बैनर पोस्टर लगाया जाएगा। जयपुर व्यापार मंडल ने आज जयपुर के राजा पार्क में 15,000 पोस्टर दुकानों में लगाकर इसकी शुरुआत की है। जयपुर व्यापार मंडल ने यह भी फैसला किया है कि अब किसी भी चाइनीज मोबाइल कंपनियों या चाइनीज प्रोडक्ट का डिस्प्ले दुकानों में नहीं होगा। जो लोग चाइनीज मोबाइल खरीदने आएंगे उन्हें सैमसंग या नोकिया जैसे मोबाइलों को दिखाया जाएगा जो चाइनीज नहीं हैं। इसके अलावा जयपुर व्यापार मंडल जयपुर में चलने वाले वाहनों के ऊपर भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार का स्टिकर लगाएगी। इसके लिए 10,000 स्टिकर लगाने की शुरुआत आज से की गई है। जयपुर के व्यापारियों का कहना है कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम घाटा सहकर भी, नुकसान सहकर भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे। जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह ने बताया कि जयपुर व्यापार मंडल के अंतर्गत 100 से ज़्यादा छोटे व्यापारी समूह हैं जिन्होंने फैसला किया है कि चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं रखेंगे। इसके अलावा देश भर के व्यापार मंडलों से फ़ोन आ रहे हैं कि इस तरह का काम जल्दी से जल्दी देश भर में
एक साथ किया जाए, इसके लिए सभी राज्यों के व्यापार मंडल सहमत हैं। सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर इस अभियान को चलाना चाहते हैं। इसी तरह राजा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि नैयर ने कहा कि हमने व्यापारियों से बात की है और उन्होंने सबने कहा है कि हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, मगर सैनिकों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। हम अपना पैसा चीन नहीं जाने देंगे और चीन के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वहीं भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। मनमोहन ने कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसका फायदा चीन उठा ले। अपनी चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली और पेंगोंग त्सो में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और न ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार किसी भी कूटनीति या मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री वक्त की चुनौतियों का सामना नहीं करते तो ये जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस चिट्ठी के क्या मायने हैं, यही समझने के लिए मैंने बात की आजतक.com के संपादक पाणिनि आनंद से और सबसे पहले यही पूछा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी को दी गई नसीहत को कैसे देखा जाए। देखिए पूनम, जिन मनमोहन सिंह को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और 2014 से पहले जिन्हें शांत रहने वाले, मुंह ना खोलने वाले, ना बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया था, वही मनमोहन सिंह आज पत्र लिख करके प्रधानमंत्री मोदी से चीन की स्थिति पर भारत का जो स्टैंड रहा है, जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आया है, उन सब के ऊपर उन्होंने अपना एक पत्र लिखा है। खुला पत्र है, पब्लिक डोमेन में है, हम लोगों ने उसे देखा है और उसके निहितार्थ बहुत स्पष्ट हैं कि एक सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया व्यक्ति बहुत ही सधे और बहुत ही राजनीतिक रूप से परिपक्व शब्दों में वो प्रधानमंत्री को ये भी बता रहा है कि हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ वो सरकार की आलोचना भी कर रहा है। तो आप इस पत्र को अगर देखें तो ये पत्र नसीहत नहीं है केवल, ये पत्र एक तरह से सरकार के ऊपर इसे हमला के तौर पे उसे देखा जाएगा राजनीतिक भाषा में, और इसमें सीधे सीधे आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस पत्र में कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन जो है वो डिप्लोमेसी का या एक निर्णायक कूटनीति का या एक निर्णायक नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकती है कि सूचनाएं पूरी ना दी जाएं, सही ना दी जाएं, गलत सूचनाएं प्रसारित की जाएं। और उन्होंने इस बात के ऊपर भी सवाल उठाया कि किस तरह से सत्ता पक्ष के जो तमाम सारे अनुषांगिक संगठन हैं, जो तमाम सारे और दल हैं, उनके साथ में वो किस तरह से बदबयानी या गलत बयानी कर रहे हैं और सत्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सीधे सीधे सरकार के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाना है। ये सीधे सीधे एक तरह से आरोप भी है जिसमें कि वो डिसइंफॉर्मेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक सीधे सीधे एक तरह से आरोप भी है और ये जो तेवर है राजनीति की भाषा में इसे राजनीतिक रूप से हमला करना कहते हैं। पाणिनि जी, क्या चीन के साथ तनाव के इस माहौल में विपक्ष का प्रधानमंत्री को घेरना देश की स्थिति को कमजोर करना नहीं है? जहाँ तक ये सवाल है कि विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री को इस पूरे तनाव के माहौल में घेरना जो है वो देश की स्थिति को कमज़ोर करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और विपक्ष की यही भूमिका होती है कि वो उस वक्त अपने निजी हितों से ऊपर उठ करके एक राष्ट्रीय हित को देखे। तो देश में दो तरह के हित हैं, दो तरह की स्थितियां हैं, एक सरकार का हित है और एक देश का हित है। विपक्ष की भूमिका ये होती है कि वो देश के हित के अनुरूप सत्ता पक्ष के ऊपर हमेशा एक दबाव बनाए और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करे। इसे इस तरह से भी देखना चाहिए कि सत्ता पक्ष हमेशा ये कहेगा, विपक्ष जब भी ऐसी बातें करेगा जो सत्ता पक्ष के अनुकूल नहीं होंगी, अनुरूप नहीं होंगी या उनके लिए प्रशंसनीय नहीं होंगी, तो वो हमेशा इस बात को कहेंगे कि विपक्ष जो है वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, वो इस वक्त बंटवारे की बात ना करे, वो इस वक्त इस तरह की बातें ना कहे जिससे कि चीज़ें कमज़ोर होंगी। लेकिन आप इसे समझें कि ये देश का परसेप्शन नहीं है या देश हित के बारे में परसेप्शन नहीं है, ये एक सत्ता का, एक पार्टी का, एक विचारधारा का परसेप्शन
परसेप्शन है। देश के बारे में परसेप्शन यही है, और इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जहाँ जहाँ पे आवश्यक लगे और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे सत्ता को आप वापस सबके हित और सबकी संप्रभुता और देश की अखंडता, उसकी सीमाओं से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक जो उसके प्रति कमिटमेंट हैं, संविधान के जो उसके प्रति कमिटमेंट हैं सरकार के, और एक देश के रूप में जो हमारे कमिटमेंट हैं, उनको पूरा किया जा सके, उन पे हम बंधे रहें और हम उस दिशा में आगे बढ़ें जिसमें कि सबका हित निहित है। तो विपक्ष की तरफ से होने वाले हमलों से सरकार को दो चीज़ें लेनी चाहिए। एक तो ये कि कैसे इस वक्त विपक्ष की चीज़ों को अपने मन से ये भेद मिटा के कि विपक्ष का कोई व्यक्ति कह रहा है, अडॉप्ट करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग की परंपरा इसलिए रही है कि इस तरह के अडॉप्शंस हो सकें, इस तरह के करेक्टिव मेजर्स हो सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त विपक्ष की तरफ से अगर कुछ बातें कही जाती हैं तो उसमें हंस की तरह दूध चुने और पानी छोड़ें, उस तरह की बात करनी चाहिए कि जो अपने मतलब की या अपने देश के हित में जो चीज़ें हो सकती हैं उन्हें अडॉप्ट किया जाए और बाकियों से आगे बढ़ा जाए। शुक्रिया पाणिनि आनंद। वहीं मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि डॉक्टर सिंह और कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना का अपमान करना बंद करे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ऐसा ही किया था। कृपया राष्ट्रीय एकता के सही मायने समझें, खासकर ऐसे वक्त में। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज की एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे सैनिक मारे, हमारी जमीन पर कब्जा किया, और अब वही चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। राहुल गांधी के बयानों पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज तक से कहा, बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं, और वो भी जो है वो सामंती सुरूर में चकनाचूर लंपट लफाजी से भरपूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी इस लंपट लफाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो यही कहना होगा, ये जो परिवार है, इस परिवार को अपने 50 साल के पप्पू को पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेज देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो लंपट लफाजी कर रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो उस पर जो है गलत बयानी, आर्थिक मुद्दा हो उस पर गलत बयानी, उसके अलावा देश के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो उस पर गलत बयानी, ये तो इस गलत बयानी के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे सुरक्षा बल जो है वो घुस करके आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे तो उस वक्त ये सबूत मांग रहे थे। जिस वक्त जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक की उस वक्त वो सवाल खड़े कर रहे थे। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी जो कांग्रेस के उठाए सवालों का जवाब दे रहे थे। भारतीय जमीन में घुसने की कोशिश कर रहा चीन बीते कुछ महीनों से दुनिया भर में खबरों में है, कभी कोरोना वायरस की वजह से तो कभी अपने पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते रिश्तों की वजह से। चीन अब तक अपने आसपास के कई देशों के बड़े भूभागों पर कब्जा कर चुका है या उनके अपने होने का दावा करता रहा है। चीन ने अब तक किन किन इलाकों या देशों पर कब्जा किया है बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय। चीनी कहावत है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को मालूम ना पड़े तो ऐसा काम ही न करें, लेकिन इस कहावत का कितना उपयोग चीन करता है इसका तो आपको अंदाजा होगा ही। चीन के लिए कहा जाता रहा है कि वो वर्षों से अपने आसपास के जमीन के टुकड़ों पर दावा करता रहता है। मसलन पूर्वी तुर्किस्तान, सबसे पहले साल 1949 में चीन ने कथित तौर पर जमीन के इस इलाके पर कब्जा जमाया और इसे शिनजियांग नाम दे दिया। ठीक इसी तरह मंगोलिया या जिसे इनर मंगोलिया भी कहते हैं, वहां भी यही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, मगर दोनों ही इलाकों को चीन ने अपने पूरे अधिकार में रखते हुए स्वायत्त घोषित कर दिया था। ताइवान पर भी चीन साल 1949 से अपना दावा करता है और इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। हालांकि दोनों देशों में कोई रिश्ता नहीं है, मगर चीन के दावे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन हांगकांग के ऊपर मालिकाना रवैया रखता ही है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में अंग्रेजों से हुए युद्ध में चीन से हांगकांग छिन गया था। लेकिन जब 1997 में लौटाया अंग्रेजों ने चीन, तो हमेशा के लिए एक फंदा डाल दिया 1 कंट्री 2 सिस्टम का, और ये समझौता हुआ, मगर यही सारे विवाद की जड़ बना। मकाओ के साथ भी हांगकांग जैसा ही समझौता है चीन का। और तिब्बत, ये साल 1950 के आसपास की बात है।
चीन ने अपना भाग बताते हुए इस पर कब्जा कर लिया था और 1950 में एक पॉलिसी बनाई थी 5 फिंगर ऑफ तिब्बतन पाम, और ये 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। एक तरह से चीन का हथियाया हुआ तिब्बत का क्षेत्र ही चीन का पंजा है और ये सब चीन की उंगलियां हैं। लेकिन कब्जा जमाना और दावा करने के बीच सवाल ये है कि क्या चीन आक्रामक है? इस पर अलग अलग लोगों के, विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विशेष पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरई। आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस पर। चीन के संबंध में एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका और नाटो देशों के नैरेटिव को थोड़ा फिल्टर करके पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि पिछले अगर आप 40-50 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो अमेरिका और नाटो के देशों ने जितना दूसरे देशों पे हमले किए हैं या तख्ता पलट करवाया हो या और तरीके के हस्तक्षेप किए हों, उसकी तुलना आप किसी भी देश से आप नहीं कर सकते, आप सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चीन की आक्रामकता जिसको हम कहते हैं वो उनके कुछ दावे हैं जो सही हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, और कई सारे उसमें जो हैं वो सीमा के झगड़े हैं जैसे हिंदुस्तान के साथ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि 50 सालों में चीन ने शायद ही कोई गोली चलाई हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने पिछले साल एक इंटरव्यू में बहुत मार्के की बात कही थी कि चीन ने युद्ध पर 1 पैसा खर्च नहीं किया है, और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि चीन एक बड़ी महाशक्ति बन गया है। तो दुनिया को चीन को डिमोनाइज करने की जगह चीन की सफलता को और उसके अनुभव को समझने, देखने, और अगर हमारे काम की कोई चीज उसमें से लगे तो उसको सीखने की जरूरत है। शुक्रिया आपका। बहरहाल ये वाकई में सोचने वाली बात तो है कि चीन के अपने सीमा विवाद हैं, ये वो खुद जाने। फिलवक्त कोरोना वायरस के मुद्दे पर घेरे जाने को लेकर और कई देशों से उसके व्यावसायिक संबंधों की वजह से चीन बहुत बौखलाया हुआ है। उससे संभल कर रहने में कोई बुराई नहीं है। माधुरी, आज तक रेडियो। और वहीं चीन का विस्तारवाद सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर जमीन हड़पने तक ही सीमित नहीं है। चीन ने दुनिया भर में अपनी योजनाओं का ऐसा जाल बिछाया है कि कई देश उसके कर्ज में दबते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश किसी से छिपा नहीं है। चीन ने दुनिया के 100 से अधिक देशों में अपने उत्पादों और कर्ज के जरिए पैठ बना ली है। सुनिए गरिमा की रिपोर्ट जो दुनिया भर में चीन के कर्ज और निवेश पर उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नीति का आपको अंदाजा देगी। चीन शुरुआती समय से एक नीति को लेकर चल रहा है और वो नीति है कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाना और सक्षम देशों को विवादों में उलझाना। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि चीन शुरू से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहा है। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार 2000 से लेकर 2018 के बीच देशों पर चीन की उधारी 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 375 लाख करोड़ हो गई है। आर्थिक पत्रकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के एसोसिएट प्रोफेसर आलोक पुराणिक मानते हैं कि चीन ऐसे साहूकार के रूप में उभर रहा है जिसके एक हाथ में पैसा है और दूसरे हाथ में बंदूक है। चीन दरअसल इस वक्त आप कह सकते हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा साहूकार है जो कर्ज देता था और कर्ज देने के बाद कर्जदार की जिंदगी पे लगभग उसका कब्जा हो जाया करता था। यही रिश्ता चीन और पाकिस्तान का है, यही रिश्ता चीन और श्रीलंका का है। श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इन देशों में चीन ने बहुत कर्ज दिया है। चीन कुल मिला के एक ऐसे साहूकार के तौर पर उभर रहा है जिसके एक हाथ में रकम है और दूसरे हाथ में बंदूक है। कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद है अफ्रीकी देश। इसका कारण है कि ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे हैं और साथ में विकासशील भी। 2017 का आंकड़ा है 77 अरब डॉलर की नई परियोजनाएं चीन ने अफ्रीका में ली। यह रकम कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी करीब पूरी पाक अर्थव्यवस्था का साइज है करीब 305 अरब डॉलर। इसके 1/4 के बराबर की रकम चीन ने 1 साल में अफ्रीका में निवेश किया।
मिकिन्जी सलाहकार फर्म के आंकड़ों के अनुसार 2012 के बाद अफ्रीकन देशों को दिए गए कर्ज 3 गुना हो गए हैं। 2025 तक अफ्रीका में चीनी फर्मों की आय 440 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। चीन सिर्फ कर्ज ही नहीं दे रहा है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जून 2019 में आई यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों ने 2018 में अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया था, तो वहीं दूसरे देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट 4% तक बढ़ा था। बात अगर भारत की करें तो चीन ने यहां भी भारी निवेश कर रखा है। साल 2014 तक भारत में चीन 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका था, जो सिर्फ 3 सालों में बढ़कर 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर चीन की भारत में भविष्य में किए गए निवेश की घोषणाओं को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 26 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस दौरे पर रवाना हो गए। भारत, रूस और चीन के बीच बातचीत पहले से तय थी, लेकिन भारत चीन सीमा पर तनाव ने इस बैठक के मायने और मकसद बदल दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हो सकता है राजनाथ रूस में चीन के प्रतिनिधि से मिले ही ना, भारत और चीन के बीच तनाव में रूस भी दिलचस्पी ले रहा है। रूस का मानना है कि भारत और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच बढ़ता तनाव उसके हित में नहीं। ऐसे माहौल में राजनाथ सिंह की इस रूस यात्रा का मकसद क्या होगा, यही बता रहे हैं आज तक संवाददाता मंजीत नेगी। सामान्य हालात में रूस से जो उपकरण या साजो सामान आता है वो समुद्र के रास्ते आता है। खासतौर से हमारे जो T-90 टैंक है, इसके अलावा सुखोई का जो बेड़ा है उसके जो साजो सामान है वो समंदर के रास्ते आता है। लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से काफ़ी समय से ये रुका हुआ है और इस वक्त जो सरहद पर हालात हैं उस हालात के बीच रक्षा मंत्री अपने जो काउंटर पार्ट हैं, जो वहाँ के जो दूसरे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत के दौरान खासतौर से जो अभी जरूरी उपकरण हैं सुखोई से जुड़े हुए, क्योंकि सुखोई की तैनाती इस वक्त चीन से लगने वाली सरहद लेह में है। इसके अलावा T-90 टैंक वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जुड़े जो उपकरण हैं उनको तुरंत भेजने के लिए हवाई मार्ग से अनुरोध किया जाएगा रूस से कि वो जल्द से जल्द उनको भेजे, क्योंकि सामान्य हालत में ये सारे जो उपकरण हैं ये समुद्र के रास्ते समुद्री जहाज से आते हैं। उस वक्त वहाँ से यातायात रुका हुआ है और काफ़ी समय से आगे अभी शुरू होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो ताज़ा हालात हैं सरहद के, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो उपकरण है हमारे गोला बारूद है, उसके अलावा सुखोई की बात की जाए, लड़ाकू विमान की बात की जाए, T-90 टैंक की बात की जाए और दूसरे नौसेना के बहुत सारे ऐसे युद्धपोत हैं जिनका जरूरी साजो सामान रूस से आता है। तो ऐसे में खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ जी की इस यात्रा के दौरान रूस से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो जरूरी उपकरण गोला बारूद साजो सामान है उसको हवाई जहाज के जरिए जल्द से जल्द भारत को दिया जाए। शुक्रिया मंजीत सिंह नेगी। तो एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच तनाव बेहद बढ़ा हुआ है, वहीं भारत का सहयोगी रहा नेपाल भी अब आंख तरेर रहा है। हाल के दिनों में नेपाल ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के साथ उसके मधुर रिश्तों को खतरे में डालने वाले हैं। भारत के इलाकों को अपना बताते हुए नेपाल अपना नक्शा तो बदल ही चुका है। अब नेपाल में शादी करने वाली भारत की बेटियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने जा रहा है। लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे नेपाल के साथ रिश्तों में क्या कुछ बदल रहा है, बता रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। देश का विवादित नया नक्शा पास कराने के बाद नेपाली सरकार ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव का फैसला कर भारतीय बेटियों पर निशाना साधा है। नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था समिति ने नागरिकता कानून में संशोधन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया है। नए प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल तक का लंबा इंतजार करना होगा। यह कानून भारत समेत तमाम देशों पर लागू होगा। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने घोषणा की है कि नागरिकता कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर किया गया है।
भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध रखने वाले नेपाल के इस फैसले के क्या है मायने, बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव। ये थोड़ा सा दोनों के संबंधों में, जिसको हम कहते थे बेटी और रोटी का संबंध है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिख रहा है। और बेटी रोटी का संबंध इसलिए था क्योंकि बाउंड्री खुली हुई है, आसानी से एक दूसरे के स्टेट में हम आ जा सकते हैं। बिहार हमारा जो राज्य है वो बॉर्डर नेपाल का, तो ये परंपरा ही चली हुई है कि वहाँ के जो मधेसी हैं वो बिहार में आते हैं और यहाँ विवाह करते हैं। पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं। लेकिन जो नागरिकता अधिनियम बना तो उसमें पहले ही कोई महिला नेपाल की है और पुरुष भारतीय है, तो उसके बारे में तो कोई प्रावधान दिया ही नहीं था। उसमें नेचुरलाइजेशन का प्रोविजन है और 14 साल वो पुरुष रहेगा तब नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। महिलाओं को ये था कि वो तुरंत प्राप्त कर सकती थी, लेकिन अब इस बिल के बाद ये हो जाएगा कि उनको भी 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो एक जो प्रगाढ़ संबंध हमारे हुआ करते थे नेपाल के साथ, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है और ये वहाँ लोकल के लिए भी चैलेंज होगा और भारत और नेपाल संबंधों के लिए भी भविष्य में चुनौती के रूप में काम करेगा। इस बीच 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद अब नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के कुछ हिस्सों में अपना दावा ठोका है। नेपाल ने जिले के ढाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध के निर्माण के कार्य को रुकवा दिया है। पिछले कुछ समय से इस तरह की गतिविधियों से दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो स्थिति परिवर्तित हुई भारत में, इन्हें यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया, उसके बाद मैप जारी हुआ था भारत का और वहाँ काला पानी भारत के क्षेत्र में दिखाया गया था और उस काला पानी क्षेत्र को लेकर नेपाल में विवाद शुरू हुआ और विरोध हुआ भारत का कि हमारे क्षेत्र पर अधिकार करने का दावा भारत द्वारा किया जा रहा है। और उस क्रम में हमने देखा कि उन्होंने पारित कराया कि लिपुलेख है, लिपुधुरा है और जो आपका काला पानी क्षेत्र है वो हमारा ही हिस्सा यानी नेपाल का हिस्सा है और तनाव की स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ती दिखी। और अभी उन्होंने लाल बकैया जो बांध बन रहा था उस पर उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दी और उस क्षेत्र पर रोक ही नहीं लगाई, उस क्षेत्र पर अपना दावा भी प्रस्तुत किया कि ये क्षेत्र भी हमारा है। तो ये देख कर ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो उसके हैं 98% लगभग रिजॉल्व हो चुके थे, उनको हम 2% पे जो नेगोशिएशन से हम दूर कर सकते थे, वहाँ तनाव की स्थितियां पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है नेपाल। भारत नेपाल संबंधों के बीच इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देश क्या रणनीति अपनाते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। और अब बात कोरोना वायरस की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 445 लोगों ने दम तोड़ दिया। पहली बार एक दिन में कोरोना से 400 से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं लगभग 15,000 नए मामलों के साथ देश में कुल मामलों की तादाद 4.25 लाख को पार कर गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर आ गया है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों की तादाद अब 8,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाए सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब बाजार का हाल सुनते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से।
भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का सत्र एक खरीदारी वाला सत्र रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही इंडेक्स करीब ½ से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 179 अंकों की बढ़त के साथ 34,911 के स्तर पर और निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ 10,311 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में मोटे तौर पे चौतरफा खरीदारी थी। यही कारण था कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% से 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 0.25% की बढ़त देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर करीब 1169 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि केवल 469 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो केवल आज ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसे थे जहां कुछ गिरावट थी। शेष इसके अलावा सभी बड़े सेक्टर्स में आज बढ़त देखने को मिल रही थी। सबसे ज़्यादा बढ़त जो थी वो बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में, मेटल माइनिंग शेयरों में, फार्मा शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी में शुमार शेयरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़त आज बजाज ऑटो 6.5% से ज़्यादा, बजाज फाइनेंस करीब 5.25%, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प में थी। जबकि गिरावट वाले शेयरों में सबसे ऊपर था HDFC बैंक, वहाँ करीब 1% की गिरावट थी। इसके अलावा ONGC, TCS और रिलायंस के शेयर में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।